नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून में बीते कुछ दिनों से लगातार मौसम करवट ले रहा है और इसके साथ ही सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव भी बढ़ रहे हैं और राज्य के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है। निचले इलाकों में भारी बारिश भी देखने को मिल रही है। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार ये पश्चिमी विक्षोभ अब राज्य से आगे बढ़ चुका है। हालांकि उत्तरी जिलों में अभी भी बादल छाए रहने और हल्की वर्षा बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। तो वहीं मौसम विभाग ने अगले पश्चिमी विक्षोभ को लेकर भी चेतावनी जारी की है। दरअसल डॉक्टर तोमर के अनुसार 30 और 31 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड में सक्रिय होगा और इसका सीधा असर 31 जनवरी की रात से दिखना शुरू हो जाएगा। 1 और 2 फरवरी को इसका प्रभाव सबसे ज्यादा नजर आने वाला है। फिलहाल बारिश और बर्फबारी के कारण प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन बुधवार को तेज धूप खिलने के बाद मौसम में सुधार देखने को मिला है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरिवंश वशिष्ठ जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं हरिवंश का। हरिवंश, देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर अब देखने को मिल रहा है कि भारी बर्फबारी का दौर जारी है। फिलहाल मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मौसम विभाग का कहना है कि पहले ही उत्तराखंड में देर से बर्फबारी और बारिश हुई, जिस वजह से जो है खेती को भी नुकसान देखने को मिला। हालांकि अब जितनी भी रिकवरी है जो की जा रही है, लेकिन अब दोबारा से जो अलर्ट जारी किया गया है 1, 2, 3 को पर्वतीय क्षेत्र में बर्फबारी देखने को मिल सकती है और बारिश भी देखने को मिल सकती है। हालांकि देहरादून में अभी जो राजधानी है, यहाँ पर अभी 2-3 दिन से धूप खिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी पर्वतीय क्षेत्र में जो है बर्फबारी होने के अनुमान जो है लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी कुछ क्षेत्रों में जो है भारी बर्फबारी की वजह से जो है केबल और बिजली के तारों की बात कर ली जाए या फिर जो इंटरनेट की केबल्स की बात कर ली जाए, वो अभी उसका नुकसान देखने को मिल रहा है और इस पर लगातार राज्य सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। जी देखिए हरिवंश, ताजा तस्वीर भी हमारे सामने है और हम देख पा रहे हैं कि लगातार बर्फबारी हो रही है। हर जगह सफेद चादर बर्फ का ही नजर आ रहा है। दूर तलक हम जहां देख पा रहे हैं बर्फबारी ही नजर आ रही है हमें। फिलहाल वहां जो आम जनजीवन इससे कितना प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, लगातार अन्य राज्यों से जो है पर्यटक उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं और साफ तौर से सरकार का भी कहना है कि अगर आप भारी राज्यों से आ रहे हैं कि कोशिश कीजिए कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। जब राज्य में भारी तादाद पर जो 4 व्हीलर्स लगातार आ रहे हैं, तो जाम में कई पर्यटकों को रात में अपनी गाड़ी में भी जो है रात बितानी पड़ी है। ऐसा सरकार का जो है साफ तौर से ये कहना है कि अगर आप आ रहे हैं तो, और खास तौर पे जो बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनके लिए भी जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, क्योंकि जब ऐसे जाम में जो है रात भर बितानी पड़ रही है पर्यटकों को, तो कहीं ना कहीं भारी इसमें जो है नुकसान देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें है कि पर्यटक सिर्फ 2-3 दिन के लिए जो है उत्तराखंड में आते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है वो है स्थानीय क्षेत्र, क्योंकि स्थानीय क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ी चुनौती जो है देखने को मिल रही है। ठीक है हरिवंश, बने रहिए हमारे साथ। देखिए, जो अभी पश्चिम विक्षोभ चल रहा था, तो उसने कल जो है और आज सुबह तक जो है काफ़ी जो है रेनफॉल और स्नोफॉल दिया है काफ़ी एरिया में, और बर्फबारी ज़्यादातर ऊपर, जैसे हमने बताया था, ज़्यादातर 2500 मीटर और 2800 मीटर से ऊपर वाले हाइट वाले एरिया में हमको मिली है। तो अभी ये सिस्टम तो ऑलमोस्ट निकल गया है, लेकिन उत्तर के जो हमारे जनपद है, खासतौर से उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, उससे लगे हुए बाकी बागेश्वर या रुद्रपुरिया के कुछ इलाके हैं जहाँ पे अभी भी जो है कुछ क्लाउडिंग देखी जा सकती है। तो वहाँ पे अभी भी आज भी उम्मीद है कुछ कुछ जगह पे बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी जारी है। बता दें आपको, कई इलाकों में बर्फ के चादर नजर आ रहे हैं। मौसम आगे भी मौसम में काफी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ राज्य में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा और इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही लोगों को चेतावनी दी गई है कि लोग सतर्क रहे, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर उत्तराखंड से है। बता दें आपको, विकासनगर में 2 कश्मीरी युवकों पर हमला हुआ है। विकासनगर में शॉल बेचने वाले युवकों से मारपीट की खबर सामने आ रही है। दुकानदार ने नाम और धर्म पूछकर मारा है। पीड़ित का यह आरोप है। पीड़ित का कहना है कि पहले धर्म पूछा गया, नाम पूछा गया और उसके बाद फिर मारपीट की गई उसके साथ। कश्मीर का नाम
सुनकर ही मारपीट उनके साथ शुरू कर दी गई। ये पीड़ित की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। पीड़ित का कहना है कि नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया और कश्मीर का नाम सुनकर ही पीड़ित के साथ मारपीट शुरू कर दी गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया है। फिर आपको ऊपर वार कर दिया है सर? कितने बंदे थे वो? तीन चार थे। लेडीज भी थी एक। लेडीज तो क्या बोल रहे थे वो आपको? वो पहले बोल रही थी ये मुसलमान है, गालियाँ निकाल रहे हैं। पता नहीं मुसलमान क्या। गाली निकाल रहे थे। हाँ, फिर वो वहाँ पे गिराए नीचे डंडे के साथ, ये एक को खत्म करो पूरा। विकासनगर थाना क्षेत्र में दो कश्मीरी युवक थे जो विकासनगर के बाजार में आए थे, जिनके पिताजी जो वर्तमान में पांवटा साहिब में किराए के मकान पर रहते हैं, और ये दोनों युवक भी इस दौरान छुट्टियों में अपने पिताजी के पास आए थे और उनके सहयोग के लिए फेरी में सहयोग के लिए भी वो यहाँ पर पांवटा में रुके हुए थे। कल विकासनगर में एक दुकानदार से इनकी किसी बात को लेकर वहाँ पर कहासुनी हो गई, जिसमें दुकानदार द्वारा जो है उन पर हमला किया गया, जिससे वो इंजर्ड हुए थे। इंजर्ड के बाद उनका मेडिकल कराया गया। मेडिकल और तहरीर के आधार पर जो है मुकदमा सुसंगत धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। जो इसमें मेन अक्यूज था अभियुक्त संजय यादव, उसको हिरासत में ले लिया गया और सुसंगत धाराओं में जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद इसको न्यायिक इसमें रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमित रावत जुड़ गए हैं विकासनगर से लाइव। चलिए सीधा रुक कर लेते हैं अमित का। अमित, ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर दो युवकों के साथ मारपीट की गई है। उनका ये भी आरोप है कि पहले नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया और उसके बाद फिर युवकों के साथ मारपीट की गई। क्या ये मामला है और इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, विकासनगर चौकी मेन बाजार का जो मुख्य बाजार है वहाँ का ये मामला है। कश्मीर के निवासी दो बच्चे अपने फादर से मिलने यहाँ विकासनगर में आए थे, क्योंकि उसके फादर यहाँ पांवटा साहिब में किसी मकान को किराए पे लेकर यहाँ पर रहते थे और बच्चे अभी छुट्टियां पड़ रखी थी कश्मीर में, तो बच्चे अपने पिताजी से मिलने के लिए यहाँ विकासनगर के जो मेन बाजार है जहाँ किराए पे रहते थे यहाँ आए थे। अब क्योंकि फादर जो है फर ठेली का जो काम करते हैं, तो बच्चे भी साथ में हेल्प कर रहे थे। तो मुख्य बाजार विकासनगर में कुछ सामान लेने के लिए बच्चे कहीं गए थे, तो उनकी शक्ल देखकर जो है दुकानदार ने उनसे पूछा कि आप लोग क्या लोकल हो या बाहर के हो? तो उन्होंने कहा कि हम लोग कश्मीर के रहने वाले हैं, क्योंकि उनकी भाषा से साफ झलक रहा था कि ये लोग लोकल नहीं है, कहीं बाहर के रहने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोग मुस्लिम हैं? कि जी हाँ जी मुस्लिम है। तो थोड़ी सी बात को जो है विवाद को लेकर वो मामला जो है गहनता से एकदम से मारपीट में बदल गया और मारपीट में बदलने के बाद काफी वहाँ स्थानीय लोगों की भीड़ हो गई, जिसके बाद मामला पुलिस चौकी गया। पुलिस ने इस मामले को बड़े ही सेंसिटिव उस एंगल से देखते हुए इसको बिल्कुल इस पर कार्रवाई भी की और सख्त चेतावनी दी कि इसमें कोई ऐसे कोई मामला ज्यादा तूल ना पकड़े। तो इसको लेकर पुलिस ने बिल्कुल अपना सतर्कता दिखाते हुए इस मामले को यहीं पर जो है इसको रोकते हुए और उस पर तुरंत कार्रवाई की जांच की। और फिलहाल उसके बाद ये मामला जब हुआ तो उसके बाद कप्तान साहब जो हमारे देहरादून के जो SSP अजय सिंह हैं, चाहे वो SP देहात पंकज गहरोला जी है, कोतवाल गहरोला जी है, वो लोग सब मौके पर वहां पर पहुंचे और इस पूरे मामले का पूरा गहनता से जो है का ये कहना है, जो पीड़ित है उनका ये कहना है कि नाम और धर्म पूछा गया और कश्मीरी बताने के बाद उनके साथ मारपीट की गई और उसके बाद जो है इस पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई क्या कुछ अब तक की गई है? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ हरकत किया गया अब तक? जी बिल्कुल, नाम और धर्म पूछने के बाद तो विवाद तो हुआ था, विवाद के बाद मारपीट में बदल गया। पुलिस ने हालांकि इसमें थोड़ा सा सतर्कता दिखाई, लेकिन उसके बाद जो है पुलिस ने इसमें कार्रवाई भी किया और उसके बाद जो अभी फिलहाल SSP साहब ने साहब बोल रखा है कि जो भी इसमें अभी जांच के आदेश दे रखे हैं, जो भी इसमें कमी पेशी पाई जाती है उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि हालांकि संजय नाम का एक युवक था जो कि मुख्य आरोपी था उसमें, उसको फिलहाल अभी पुलिस ने कल ही पकड़ा है और बड़े ही उसमें सघन धाराओं के अंतर्गत उसको पकड़कर जेल भेजा गया है। जी नहीं, देखिए तो क्या अब इस तरह से खुलेआम अगर गुंडागर्दी होगा, इस तरह से जो है नाम पूछा जाएगा, धर्म पूछा जाएगा, उत्तराखंड देवभूमि है, धर्म की नगरी कहा जाता है और यहाँ पर इस तरह की अगर वारदात सामने आती है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ी एक लापरवाही पर अगर देखा जाए तो प्रशासन के यहाँ पर देखने को सामने आ ही रही है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन अगर देखा जाए मामला जैसी तूल पकड़ता जा रहा था तो प्रशासन ने इसमें बिल्कुल सतर्कता के साथ में वहाँ स्थानीय लोगों को समझाया बुझाया और उसके बाद जो है इस पर कार्रवाई भी की है
और इसमें जो स्थानीय लोग हैं उनको समझाने के बावजूद भी मामला जब तूल पकड़ा, क्योंकि मुस्लिम युवक था तो मुस्लिमों का सपोर्ट मिला। उसके बाद जब मामला थोड़ा सा हाईलाइट जैसे होने लायक था तो उसमें पुलिस ने एकदम से सतर्कता दिखाई। कहीं ना कहीं जो लापरवाही जहां पर जो पुलिस के देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं उसमें पुलिस ने उस लापरवाही को आखिरी में संभाला भी है। चलिए, उसके बाद उसको युवक को पकड़ के जो मेन सोचना आरोपी गौर करने वाली बात है। इसके साथ ही इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी होनी चाहिए कि क्यों इस तरह की जो हरकत है, इस तरह की वारदात है वो सामने आ रही है कि नाम और धर्म के आधार पर युवकों के साथ मारपीट की जा रही है और इतनी बेरहमी से कि उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया। चलिए ठीक है, पूरी खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में निर्वाचन विभाग द्वारा SIR से पहले मतदाताओं की मैपिंग प्रक्रिया लगातार जारी है। आपको बता दें कि वर्तमान प्रगति के अनुसार प्रदेश भर में लगभग 75% तक मैपिंग का कार्य पूरा हो चुका है। हालांकि देहरादून में 57% और उधम सिंह नगर में 59% प्रगति दर्ज की गई है। तो वहीं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंगे ने बताया है कि 1 फरवरी से 15 फरवरी तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें महिला और युवा मतदाताओं की पहचान कर प्रोजेनी मैपिंग की जाएगी। आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि देहरादून में प्रतिशत के मामले में प्रगति कम दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप उसका संख्यात्मक रूप से देखेंगे तो 9 लाख से अधिक मतदाताओं की मैपिंग पूर्ण की जा चुकी है, जो कि काफी सारे जनपदों की सम्मिलित मतदाताओं की संख्या से अधिक है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में सत्ताधारी बीजेपी के कद्दावर नेता और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे अचानक पुलिस मुख्यालय पहुंच गए, जहां विधायक पांडे ने सीधे डीजीपी दीपम सेठ से मुलाकात की और खुद पर लगे आरोपों को लेकर एक बड़ी चुनौती दे डाली। दरअसल गदरपुर विधायक और पूर्व मंत्री अरविंद पांडे के खिलाफ हाल ही में एक मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें उन पर और उनके परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो वही विधायक का कहना है कि यह उन्हें भू माफिया साबित करने की एक सोची समझी साजिश है। तो वहीं उन्होंने डीजीपी से मांग की कि इस पूरे मामले में दोनों पक्षों का नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाए। 20 जनवरी को बाजपुर के थाने में मेरे कुछ संबंधी, जैसे मेरे जीजा हो गए, मेरे बड़े भाई हो गए, कुछ मेरे चाचा के लड़के हैं, उनके खिलाफ एक मुकदमा कायम हुआ है। मैं उस मुकदमे को मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे खिलाफ कोई झूठा मुकदमा हुआ है, मैं इसको कहने नहीं आया हूँ। मैं तो मात्र इससे प्रदेश के डीजीपी मिस्टर दीपम सेठ जी से मिलके इतनी बात कहने आया हूँ कि उस मुकदमे का लाई डिटेक्टर कराया जाए। जिन पे मुकदमा लगा है इन पे भी, और जिन्होंने मुकदमा करवाया है उनका भी। अल्मोड़ा में नगर निगम ने शहर की सबसे बड़ी समस्या बन चुके बंदर, जिससे निपटने के लिए धरातल पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें, नगर निगम अल्मोड़ा ने यूपी के मथुरा से बंदर पकड़ने की टीम अल्मोड़ा बुलाई, जिसके बाद बंदर पकड़ने का काम शुरू किया गया। और इस अवसर पर नगर निगम मेयर अजय वर्मा ने कहा कि उन्होंने जनता से वादा किया था कि बंदरों की समस्या से नगर निगम जनता को निजात दिलाएंगे, जिस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पूरे नगर क्षेत्र में बंदरों का काफ़ी आतंक हो गया है। इसी क्रम में आज पांडुकुला वार्ड से बंदरों का पिंजरा लगाने की शुरुआत हुई है। निश्चित ही नगर निगम के प्रयासों से बंदरों का आतंक खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। पहले हमारा पार्षद गणों ने धरना दिया था, जिसमें प्रमुख मांग रखी थी एक नगर आयुक्त, तो दूसरी मांग थी हमारी बंदर पकड़ने की। जो आज से बंदर पकड़ने की टीम नगर में बंदर पकड़ने का अभियान शुरू हो गया है। नगर निगम द्वारा बंदर पकड़ने के कार्यक्रम हर 2 महीने में भी किया जाएगा। ये हम अपने बोर्ड में भी रखेंगे और लोगों को इस कार्यक्रम से बहुत राहत मिलेगी। बंदरों की संख्या अभी तो नहीं, कुछ सालों में इसका आपको जो आउटकम है वो देखने को मिलेगा। हरिद्वार में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल की अध्यक्षता में दिसंबर 2025 के
अपराधियों की समीक्षा के लिए क्राइम मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें 46 बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई और एसएसपी ने गंभीर अपराधियों में गिरफ्तारियों, कालनेमी और ऑपरेशन स्माइल अभियानों की प्रगति की समीक्षा की। तो वही एसएसपी डोभाल ने कहा कि पुलिसिंग सख्त हो, अपराधियों में कानून का भय पैदा हो, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले और शांति भंग करने वालों पर भी सख्ती हो। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर विकास नगर से है, जहां एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती का शव इलाके में मिलने से दहशत का माहौल बन गया है। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार युवती अपने चचेरे भाई के साथ दवाई लेने के लिए घर से निकली थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि पुलिस युवती के चचेरे भाई की तलाश में भी जुट गई है। हरिद्वार के ज्वालापुर में टायर दुकान में भीषण आग लग गई। हालांकि मौजूद वहां पर लोगों ने फौरन फायर ब्रिगेड को सूचना दी और इसके बाद टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और घटना के कारणों की जाँच जारी है। फट सका वो फटेगा भाई, वो पता नहीं है, हवा का टैंक का वो और लोहे का सारा हवा का टैंक वैंक रखा होगा ना, फट जाता। खटीमा में खूनी खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें आपको, अभी तुषार हत्याकांड की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि सरेराह चाकूबाजी की एक और सनसनीखेज वारदात ने शहर को दहलाकर रख दिया है। दरअसल इस्लाम नगर में मामूली विवाद में एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। मिली जानकारी के अनुसार विवाद की शुरुआत बेहद मामूली सी बात को लेकर हुई थी, लेकिन देखते ही देखते गुस्सा इतना बढ़ गया कि एक नाबालिग युवक ने फरदीन के पेट में चाकू घोंप दिया। फिलहाल लहूलुहान हालत में फरदीन को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया और वहां उनका इलाज जारी है। मेरी किराने की शॉप है नूरी मस्जिद वाली गली में। उसके घर से उसकी मासी आई थी बच्चों को चीज़ दिलाने के लिए, तो बार बार चीज़ चेंज कर रही थी। मैंने बोला नहीं करूँगा करके, उनने मेरे फेंक के मारी, मैंने उठा के बाहर फेंकी, उनके लग गई ऊपर। फिर वो गाली गलौज पे आ गई। मैंने बोला जाकर किसी जेंट्स को भेजो, तुमसे क्या मैं गाली गलौज करूँ। बोली जेंट्स को बुलाते हैं। बाद में उनके घर के सारे जेंट्स आए, बोले अब मर्द आ गए, अब आओ बाहर। मेरे घर वाले दोस्त यार सब बात कर रहे थे, उन्हें समझा रहे थे, मोहल्ले के लोग भी समझा रहे थे। मैं बाहर निकल कर आया, वहाँ मुठभेड़ हो गई। उनका भांजा निकल कर आया, अरमान मुन्ना कहते हैं उसे, उनने चाकू निकाला, मेरे कोक पे मार दिया। 22 वर्षीय युवक को नागरिक चिकित्सालय खटीमा में लाया गया है, जिसके द्वारा बताया गया है कि उसको किसी ने चाकू से किसी ने उसके ऊपर वार किया है। अभी फिलहाल उसकी स्थिति सामान्य है और उसका इलाज नागरिक चिकित्सालय खटीमा में किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर चंपावत से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा जन समस्याओं के त्वरित समाधान और जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक सीधे पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित अभियान जन जन की सरकार जन जन के द्वार शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया और विभागीय योजनाओं का लाभ उठाया। साथ ही अपनी समस्याओं का मौके पर समाधान भी प्राप्त किया। जैसा आपको राष्ट्रीय में 17 दिसंबर से नवरत पूरे जनपद में चल रहा है और हम लोग अपने अंतिम चरण में है। कल हमारा बदलक का अंतिम जो कैंप है वो है। यहाँ पे पूर्व में कैंप प्रस्तावित था, लेकिन जो अभी वर्षा आप लोग देख रहे हैं उसकी वजह से इसका संशोधन किया गया था। कुल दोनों जगहों पर अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे बाराकोट में और आज हमने दूसरा जो है पार्टी ब्लॉक में हम लोग 2 कैंप लगे थे। इन दोनों कैंप में
यहाँ जनसंख्या जो यहाँ जनमानस है उनका व्यापक रुझान रहा इन कैंपों के माध्यम से। विभिन्न योजनाओं जिसमें 24 विभागों के जो स्टॉल्स थे, कैंप्स थे, वो लगे और सभी विभागों ने इसमें लाभ लिया। प्रमाण पत्र भी बनाए गए। कई विषय ये भी है कि उनके आवास जो है, नागरिकों के आवास जो है टूटे हुए हैं, उन पर भी त्वरित कार्रवाई जांच के लिए कहा गया है। साथ ही पेयजल, सड़क जो मांग है वो भी इसमें रखा गया। 2 विद्यालयों को भी देखा गया है। ये दोनों विद्यालय अभी मुझे यहाँ जैसे बताया गया। ऋषिकेश में 16 से 22 मार्च 2026 तक प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की तैयारियों को लेकर पर्यटन विभाग ने योगाचार्यों और पर्यटन विशेषज्ञों के साथ बैठक की, जिसमें आयोजन की रूपरेखा, प्रचार प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता को लेकर चर्चा की गई, जहां योग शिक्षकों ने बेहतर समन्वय और वैश्विक स्तर पर प्रचार पर जोर दिया। बता दें आपको, 7 दिवसीय योग महोत्सव में देश और विदेश के योगाचार्य और योग साधक भाग लेंगे। तो वही GMVN के प्रबंधन निदेशक विशाल मिश्रा ने बताया कि आयोजन को भव्य और सफल बनाने के लिए लगातार सुझाव लिए जा रहे हैं। विकास निगम के द्वारा इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इसमें हर दिन रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, योगा पर लेक्चर्स होंगे, योगा की ट्रेनिंग दी जाएगी। और इस बार हम लोग थोड़ा सा फोकस इस पर भी कर रहे हैं कि कौन सा फूड खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए। तो लाइफ स्टाइल और डाइट, इसके ऊपर भी लेक्चर्स आयोजित किए जाएँ। मेंटल हेल्थ, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा जब देश विदेश से लोग भी आएंगे, यूथ भी आएगा, वयोवृद्ध लोग भी आएंगे। तो मेंटल हेल्थ जो आज की जनरेशन के लिए एक बर्निंग इशू है, उस पर भी बात की जाए, उसको भी हम लोग प्लेटफॉर्म देंगे। रामनगर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और 2 लीटर अवैध शराब को आबकारी टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध मदिरा की भट्टियों को नष्ट किया है। साथ ही भारी मात्रा में कच्ची शराब को भी मौके पर नष्ट कर दिया गया। दरअसल मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आबकारी टीम ने मालधन क्षेत्र में छापेमारी की। तो वहीं इस कार्रवाई को लेकर आबकारी निरीक्षक उमेश पाल ने बताया कि जिला आबकारी अधिकारी के निर्देशन में यह अभियान चलाया जा रहा है, जो आगे भी लगातार जारी रहेगा। उन्होंने साफ कहा कि अवैध शराब के कारोबार पर किसी भी कीमत पर रोक लगाई जाएगी। बढ़ जाओ वहां से बहुत तेज जलेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के लक्सर में राशन वितरण में गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है, जिसके बाद राशन वितरण न होने की शिकायत पर निरीक्षण करने पहुंची खाद्य पूर्ति निरीक्षक बबीता के साथ राशन डीलर द्वारा हाथापाई की गई। दरअसल निरीक्षण के दौरान राशन डीलर सुषमा की दुकान पर अनियमितताएं पाई गई, जिस पर अधिकारी ने दुकान पर ताला लगाने की कार्रवाई की, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि उनके साथ हाथापाई की गई। फिलहाल राशन डीलर ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कार्रवाई को गलत बताया है। मैं आज सूचना आयोग गई थी तो मुझे शिकायत मिली यहाँ से कि इनके द्वारा केवल राशन की पर्चियाँ दी जा रही है, उनसे अंगूठे लगवाए जा रहे हैं और पीले कार्ड धारकों से पैसे भी लिए जा रहे हैं, किंतु उनको राशन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। इसी संबंध में मेरे द्वारा यहाँ आया गया और इस संबंध में मेरे द्वारा ये दुकान पे अभी बंद किया गया। फिलहाल इनके द्वारा की गई, जैसे मैं ताला लगा रही थी तो इनके द्वारा मेरे साथ हाथापाई की गई सब लोग, आप लोगों के सामने। फिलहाल मैंने अभी ताला लगा दिया है, इसमें बंद कर दिया है। कल को आके इसके रजिस्टर लिए जाएंगे। स्टॉक रजिस्टर भी इनके द्वारा मुझे वितरण रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। कुछ भी शिकायत नहीं थी, सिर्फ इसने क्या करा, एक बंदा अपना भेजा, उस पर दंगा फसाद करवाया यहाँ पर, और वो दंगा फसाद कराने के बाद या तुरंत आई वहाँ से हमारी बिल्कुल, जबकि कहीं जाती नहीं, जिस तरह आई है मेरी दुकान पर आगी और आकर ताला लगा कर चली गई। इसका तो व्यवहार, इसका तो इतनी गंदी अधिकारी मनना नहीं देखी दुनिया पर। और देवभूमि के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर